अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम एमडीकेट प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हमें गिवन है, चैप्टर्स गिवन है, हम उन्हें इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर तक हमने वेव्स को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिस्कस करना है। लेकिन चूंकि हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्टार्ट ले रहे हैं साउंड के साथ, ताकि फिर हमारे पास एक फ्लो बन जाए और हम इस फ्लो के साथ इस पूरे लेक्चर को कवर करें। अब देखेंगे साउंड हमारे पास क्या होता है। साउंड हमारे पास द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड की एप्लीकेशंस क्या है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, इनको अगर हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं तो हमारे पास साउंड एक ब्रांच या यूं कह लें कि सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास फिर मालूम है कि साउंड के टाइप्स हैं, जिनमें ऑडिबल साउंड की रेंज हमें मालूम है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। फिर इंफ्रासोनिक जो बिलो द 20 हर्ट्ज होती है, और फिर अल्ट्रासोनिक जो अबव द 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड आ जाता है। तो ये एक पूरी डिटेल डिस्कशन होती है जो हम अपने एफएससी के लेक्चर्स के अंदर कवर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम एमडीकेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम जस्ट अपने आप को रजिस्ट रख रहे हैं एमडीकेट के अंदर जो टॉपिक हमें गिवन है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का। ठीक हो गई ना बात। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड का जो जर्नल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, v = √E/ρ। ये p मत समझिएगा, इससे रो पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है ये। ठीक है। अब ये E स्टैंड फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप इसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ सकते हैं। एंड रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्लियर। अब देखें कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर, जैसे हमने वेव्स के अंदर भी पढ़ा कि इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। याद रखिएगा कि हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं। जो साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, या यूं कह सकते हैं कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स के बारे में हमें अब मालूम होना चाहिए कि वो वेव्स जिन्हें मीडियम की नीड हो प्रोपगेट करने के लिए, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए हमें मीडियम की नीड होगी। अब जिस मीडियम की इलास्टिसिटी, इनर्शिया ज्यादा होगी, और वहां पर स्पीड ऑफ साउंड भी हमारे पास उसी तरीके से वेरी करेगा। क्लियर। अब अगर हमारे पास देखें, यहाँ पर आ गया ना, इफ वी हैव डिफरेंट मीडियम्स, अगर हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं तो वी डायरेक्टली proportional to the under root of E, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का अंडर रूट डायरेक्ट रिलेशन रखता है स्पीड ऑफ साउंड से। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा हो जाएगा, इलास्टिसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड और ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैस, यानी कि सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी हमारे पास ग्रेटर है वो किसकी, सॉलिड की, उसके बाद फिर लिक्विड की, और उसके बाद फिर गैसेस की। इसी तरीके से फिर अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, देखेंगे इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा होगी स्पीड भी उसकी ज्यादा होगी। तो सॉलिड में साउंड बहुत फास्टर ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में फास्टर ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू गैस। अब यहाँ पर मैंने स्पीड भी लिख दी है यहाँ पर, जो कि 9th या मैट्रिक की अगर आप बुक्स उठाएंगे, किसी भी बोर्ड से अगर आप रिलेट करते हैं तो वहां पर ये स्पीड्स हमें गिवन भी है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स हमारे पास क्या है, 5100 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लिक्विड हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड हमारे पास क्या है, 1700 मीटर पर सेकंड। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस हमारे पास क्या है, 330 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ओवरऑल अगर हम ओवरऑल इस रेशो की बात करें, यानी कि इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम की, तो वो हमारे पास मच ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक हो गई बात। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड
हमें जर्नल पूछ रहा है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड जर्नली बताएंगे स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है। तो आप याद रखिएगा कि जर्नली अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन ई से कह रहा हूँ इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन में इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक हो गई बात। ई अपॉन डेंसिटी अगर आपको गिवन नहीं है और आपसे पूछ रहा है कि जनरल फॉर्मूला बताएं तो आपने इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी को टिक करना है। फिर अगर सॉलिड्स में पूछ रहा है तो ई अपॉन रो, और फिर अगर हमसे लिक्विड के हवाले से पूछ रहा है तो फिर हम लिखेंगे कि बी अपॉन रो। अब बी अपॉन रो क्या है वो हम आगे इसी लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास इफ वी हैव सेम मीडियम, अगर हमारे पास सेम मीडियम आ जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड हम हमारे पास इनवर्स रिलेशन रखेगा डेंसिटी से। क्लियर। अब हमने यहाँ पर डेंसिटी की बात क्यों करी, क्यों की डेंसिटी की बात, बिकॉज के हमारे पास गैसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो सुटेबल रहेगा। ठीक। तो अब स्पीड ऑफ साउंड अगर हमारे पास सेम मीडियम है और सेम मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं तो फिर हम डेंसिटी को ज़्यादा सुटेबल रखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन लिया कि वी इनवर्स रिलेशन रखेगा 1 अपॉन रो, यानी कि इनवर्स रिलेशन रखेगा डेंसिटी के साथ। तो स्पीड ऑफ साउंड इनवर्स रिलेशन रखेगा डेंसिटी के साथ जब हमारे पास क्या हो, सेम मीडियम हो। ठीक। अब अगर हम रेशियो का फार्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखें इनवर्स है ना, तो 1 अपॉन रो। अब क्या हो जाएगा, v1 1 अपॉन रो 1 के बराबर हो जाएगा और v2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन रो 2 के बराबर हो जाएगा। तो फिर v1 अपॉन v2 अगर हम करके लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा रो 2 अपॉन रो 1। आप देखेंगे ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन को ही जस्टिफाई कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। आपने यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि न्यूटन अज्यूम कर रहे हैं कि जो साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर के थ्रू वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब न्यूटन ने ऐसा क्यों कहा, न्यूटन ख्वाब तो नहीं देख रहे थे, जरूर इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। हम पहले उस लॉजिक को डिस्कस करते हैं कि वो लॉजिक हमारे पास क्या है। आप देखें कि हमें पता है कि एक साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो उसमें रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस आते हैं हमारे पास। अब देखें यहाँ पर कि न्यूटन ने अज्यूम किया कि जहां पर कंप्रेशन है वहां पर आप देखें कि वॉल्यूम कम है, और अगर वहां जहां पर कंप्रेशन है जहां पर वॉल्यूम कम है तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर। और उसी के निस्बत फिर जब हम रेयर फ्रैक्शन में आते हैं तो रेयर फ्रैक्शन में हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हमारे पास कम होगा। यानी कि न्यूटन ने अज्यूम किया कि जो कंप्रेशन वाला रीजन है उस कंप्रेशन वाले रीजन में हमारे पास वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और जो हमारे पास रेयर फ्रैक्शन का रीजन है उस रेयर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। और ये रिलेशन पहले ही हमें रॉबर्ट बॉयल बता चुके थे कि अगर प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, तो ये रिलेशन तब ही पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो न्यूटन ने इस लॉजिक के तहत कहा था कि हमारे पास जो साउंड ट्रेवल करता है एयर के थ्रू वो हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर वहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर अब हम इनके जो मेन समराइज जो न्यूटन के इस फॉर्मूले को करते हैं उसमें क्या था कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हमें मालूम है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास। और इसी तरीके से फिर बॉयल्स लॉ क्या कहता है हमें कि P इनवर्स रिलेशन रखता है वॉल्यूम के साथ, और ये हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर, जिसके थ्रू हमें न्यूटन ने एक फार्मूला ड्राइव किया। और उस फार्मूले को हमने, चूंकि हम यहाँ पर फार्मूला तो ड्राइव नहीं करेंगे, हमारे पास वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो FSC के अंदर हमने ये किया है। तो आप देखें कि V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो आ जाएगा, जो न्यूटन ने फार्मूला
ड्राइव किया था। अब ये जो P है, ये P हमारे पास बराबर हो जाता है E के, जिससे फिर हम बल्क मॉड्यूलस का नाम दे देते। ठीक, अब अगर मैं चाहूँ तो P की जगह पर E को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ या E की जगह पर मैं P रख सकता हूँ। इसके बाद ये फॉर्मूला आने के बाद फिर जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, उस पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द एयर, वो हमारे पास मौजूद है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जिस इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम जो फार्मूला न्यूटन के फार्मूला के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड हमें मिली, वो स्पीड ऑफ साउंड हमें क्या मिलता है, वो स्पीड ऑफ साउंड हमें मिलता है 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूटन ने हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया अपने लॉजिक के थ्रू। लेकिन फिर जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ तो हमें मालूम पड़ा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है एट 0 सेंटीग्रेड, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया ना, तो 0 सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड और 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आप देखेंगे न्यूटन को जो स्पीड ऑफ साउंड मिली वो क्या थी, 280, जबकि एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो है एट 0 सेंटीग्रेड, वो हमारे पास क्या है 332 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम एरर कैलकुलेट करें तो एरर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हमने पहले भी लेक्चर्स के अंदर परसेंटेज एरर की जहां भी बात हुई है, हमने ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। अब ऑब्टेन का हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें से थ्योरेटिकल वैल्यू को जो न्यूटन ने ड्राइव की उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन्ड वैल्यू मिल जाएगी, उसे डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यानी कि 332 को माइनस करेंगे 280 के साथ, डिवाइड करेंगे 332 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 16%। जहां से भी एमसीक्यू बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन ने जो वैल्यू ड्राइव की स्पीड ऑफ साउंड की, वो एक्चुअल वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो जो एरर का परसेंटेज आता है वो 16% आता है। इसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो को ई अपॉन रो करके भी लिख सकता हूँ, और अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड के लिए मैं यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस यानी कि v अपॉन रो करके भी लिख सकता हूँ। ये न्यूटन के फॉर्मूला को मैं इस तरीके से भी ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक हो गई बात। यहाँ पर अब न्यूटन के फॉर्मूला में ऐसी क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ऑप्शंस जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लैपलेस। ठीक, तो उन्होंने करेक्शन दी जिसको फिर हम लैपलेस करेक्शन करके पढ़े थे। आप इसको लैपलेस पढ़ें, लैपलास पढ़ें, व्हाटएवर जो मर्जी आपको आए वो पढ़ें, नाम में क्या रखा है, हमें जस्ट इसके काम पर फोकस करना। तो लैपलेस जो करेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म हो रही है उनमें टेम्परेचर चेंजेस अकर हो रही हैं, लेकिन जो गैसेस की हीट कंडक्टिविटी होती है वो इतनी ज्यादा लो होती है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना वो बिल्कुल रैपिड प्रोसेस हो रहा है, और रैपिड प्रोसेस होने की वजह से हमें ये लग रहा है कि जो चेंज इन हीट आ रहा है वो चेंज इन हीट 0 आ रहा है। क्लियर? और चेंज इन टेम्परेचर तो आ रहा है लेकिन वो चेंज इन टेम्परेचर इतना रैपिड हो रहा है कि हम उसे देख नहीं पा रहे, आई मीन कि हम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे, इतना जल्दी वो रैपिडली हमारे पास चेंज आ रहा है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग जब ये अज्यूम किया लैपलेस ने, तो यहाँ पर क्या है कि भाई चेंज इन हीट हमारे पास क्या है 0 है, तो इट मीन्स के हीट कांस्टेंट है, और हीट अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो भी हमारे पास क्या रहेगी, वो भी हमारे पास क्या वो रहेगी कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर ये जो पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब ये जो गैमा है ये गैमा किस वजह से है, ये गैमा है हमारे पास Cp अपॉन Cv। अब ये Cp अपॉन Cv क्या है, Cp हमारे पास है क्योंकि आप देखें ना
रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के बीच में क्या चेंजेस आ रही है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में चेंजेस आ रही है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज इतना रैपिड आ रहा है कि हम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर Cp अपॉन Cv आ गया। Cp स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv से हम बना देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का जो हमारे पास आंसर आएगा, रेशियो जब हम लेंगे तो वो हमारे पास गैमा से रिप्रेजेंट होगा और पीवी पावर गैमा जो है वो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक, न्यूटन ने क्या किया था, पीवी को कांस्टेंट रखा था, लेकिन यहां पर ये कर रहा है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बाद जो फॉर्मूला लैपलेस ने ड्राइव किया वो था कि v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p डिवाइडेड बाय रो। ठीक हो गई बात। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लैपलेस ने जो करेक्शन की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो चेंज इन हीट होती है वो हमारे पास 0 के बराबर होती है। अब चूंकि ये इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम ये आर गैमा पी जो है उसको देखेंगे। आप आर मत समझिएगा, ये गैमा पी है। गैमा मल्टीप्लाई बाय पी यानी कि गैमा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस के बराबर हो जाएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले की मदद से बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू लेकर आ जाते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब करते हैं गैमा की, प्रेशर की और डेंसिटी की, तो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल जाता है 333 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ से आपको जरूर कहूंगा कि मेरा ये लेक्चर देखने के बाद आपने इसे, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप पंजाब बोर्ड से हैं, आप KPK बोर्ड से हैं, आप सिंध बोर्ड से हैं, आपने ये लेक्चर अपने बुक में से जरूर रीड आउट कर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको इनके डेरिवेशंस में कोई इश्यूज है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये आपको पंजाब और KPK की जो फिजिक्स की बुक्स हैं उनके सब टाइटल्स में मिलेंगी कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनकी गैमा की वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो रेशियो Cp अपॉन Cv वो वैल्यूज गिवन है। तो जो मोनोएटॉमिक होती हैं, मोनोएटॉमिक उनका जो गैमा होता है वो 1.67 होता है। ठीक, डायटॉमिक 1.40 और पॉलीएटॉमिक 1.29। तो ये हमें वैल्यूज याद रखनी है और फिर इनको हमने इन फॉर्मूलाज में यूज करना होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स हैं। आप देखेंगे जब स्पीड ऑफ साउंड है तो वो सॉलिड में से भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में से भी और गैसेस में से भी प्रोपेगेट करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिक्विड एंड गैसेस की, तो हमारे पास प्रेशर भी होता है, वहाँ पर वॉल्यूम भी होता है, डेंसिटी भी, ह्यूमिडिटी भी। तो हमने उनके इफेक्ट्स चेक करने हैं कि अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो प्रेशर के वेरी करने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको भी हमने डिस्कस करना है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट बाय प्रेशर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंडिपेंडेंट बाय प्रेशर है। ठीक, अब P नॉट डायरेक्ट रिलेट कर रहा है P के साथ। अब देखेंगे हम इसे P की पावर 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वॉट एवर जो भी वैल्यू P की है, अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर से। प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो डेंसिटी है वो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, लेकिन डेंसिटी डिपेंड करती है। उसके लिए फिर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस किया है। आप देखेंगे हमारे पास एक पिस्टन है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है। तो गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, उसकी डेंसिटी होगी और फिर प्रेशर भी होगा। अब देखेंगे अगर मैं प्रेशर को डबल कर देता हूँ, 2P कर देता हूँ, तो हमें क्या मालूम है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया। पहले वॉल्यूम V था तो अब वो हाफ हो गया, V/2 हो गया। तो ये बताना है कि यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी।
डेंसिटी मालूम करनी है यहाँ पर। तो देखेंगे डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है, मैंने यहाँ पर पी प्राइम करके लिख दिया है, क्योंकि हमें एक जनरल फार्मूला तो मालूम ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब पी प्राइम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की जगह पर एम, वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा वी अपॉन टू। अब टू यहाँ पर जो है वो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा एंड इट बिकम्स 2m अपॉन वी, विच मीन्स व्हाट, रो प्राइम इज इक्वल टू 2 रो, विच मीन्स के डेंसिटी, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ी। अब देखते हैं कि वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ा, वॉल्यूम नहीं, देखते हैं कि स्पीड पर क्या फर्क पड़ा। आप देखेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। क्लियर। अब v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट रो मल्टीप्लाई बाय v प्राइम डिवाइडेड बाय रो प्राइम, ये गैमा प्राइम, गैमा मल्टीप्लाई बाय v प्राइम डिवाइडेड बाय रो प्राइम हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर देखूंगा प्रेशर भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो 2p डिवाइडेड बाय डेंसिटी भी 2 टाइम्स, तो ये 2 रो, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा मल्टीप्लाई बाय p डिवाइडेड बाय रो। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, ये पूरी वैल्यू हमारे पास v के बराबर, तो v प्राइम इज इक्वल टू v के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। तो इट मीन्स यहाँ पर आप देखें कि प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी तो डबल हुई, लेकिन स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रेशर का प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो देखेंगे अगर हमारे पास सेम वैल्यू है गैमा की, गैमा क्या है हमारे पास, सीपी अपॉन सीवी का, सीपी अपॉन सीवी का रेशो है, तो हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो स्पीड हम कैसे लिख सकते हैं, रो अंडर रूट गैमा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। अब सेम वैल्यू ऑफ गैमा है, तो गैमा भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू अंडर रूट कॉन्स्टेंट अपॉन रो, जिससे हमारे पास ये रिलेशन निकलेगा कि V इनवर्स रिलेशन रखती है अंडर रूट डेंसिटी के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो सब हेडिंग्स होती हैं, अब उस सब हेडिंग्स में हमारे पास ये भी लिखा हुआ होता है कि डेंसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ H2। O2 की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी H2 के बराबर है। तो रेशो फॉर्मूला हमारे पास देखेंगे ये इनवर्स रिलेशन है, तो रेशो फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। अब यहां पर देखें कि हमने मालूम करना है, ये तो मालूम हो गया, अब हमने इनका रेशो लेना है। तो आप देखेंगे VH2 अपॉन VO2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो O2 डिवाइडेड बाय रो H2। अब क्या किया हमने, रो O2 हमारे पास बराबर है 16 टाइम्स ऑफ रो H2, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ H2, तो हमने यहाँ पर रो O2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आप देखेंगे रो से कैंसिल, H2 से कैंसिल, H2 से कैंसिल, हमारे पास रो से कैंसिल हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा कि ये जो रेशो है VH2 अपॉन VO2 ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 के। आप देखेंगे अंडर रूट 16 किसके बराबर, 4 के, और ये VO2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इक्वल टू तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो VH2 इज इक्वल टू 4 VO2 के बराबर हो जाए। ये भी समटाइम्स हमसे पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए आपने ये रिलेशन समझनी है। ये रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन रखता है टेम्परेचर के साथ, और डेंसिटी इनवर्स रिलेशन रखती है वॉल्यूम के साथ। तो अब डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो आप देखेंगे डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ भी इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन रखता है टेम्परेचर के साथ, और अगर हम अंडर रूट टेम्परेचर रखें तो वो अंडर रूट टेम्परेचर भी इनवर्स रिलेशन रखेगा अंडर रूट डेंसिटी के साथ। और हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर आप देखें कि स्पीड ऑफ साउंड इनवर्स रिलेशन रखती है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी से। तो आप देखेंगे अगर अंडर रूट टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन रख रहा है अंडर रूट डेंसिटी के साथ, तो आप मुझे यह बता दें
कि टेम्परेचर के साथ स्पीड का क्या रिलेशन होगा, एग्जैक्टली वही रिलेशन होगा जो आप समझ रहे हैं, स्पीड का अंडर रूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है अंडर रूट डेंसिटी के साथ। ठीक, तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इनवर्स रिलेशन रखता है अंडर रूट डेंसिटी के साथ और डायरेक्ट रिलेशन रखता है अंडर रूट टेम्परेचर के साथ। अब अगर टेम्परेचर गिवन हो केल्विन के अंदर तो हमें मालूम है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन है, तो अंडर रूट T1 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये टेम्परेचर इन केल्विन है, तो रेशियो इस तरीके से मालूम करेंगे। अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस गिवन हो तो डिग्री सेल्सियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जो डिजायर्ड टेम्परेचर हमें गिवन है या जो गिवन टेम्परेचर है उस पर स्पीड मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, V0 जो कि है हमारे पास 332 प्लस कर देंगे 0.61 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस जो टेम्परेचर हमें गिवन होगा। क्लियर? अब देखें कि यहाँ पर 0.61 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 0.61 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जब हम 1 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं या इंक्रीज होता है तो जो स्पीड में चेंज आता है वो स्पीड में चेंज कितना आता है, 0.61 मीटर पर सेकंड का आता है। या अगर हम सेंटीमीटर में रखें तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड का आता है। क्लियर? तो इस वजह से हम 0.61 को मल्टीप्लाई करते हैं सेल्सियस के साथ। लास्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी देखेंगे, हमारे पास एक एयर होती है ह्यूमिड एयर, दूसरी होती है ड्राई एयर। तो जो डेंसिटी होती है ह्यूमिड एयर की वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर के, लेकिन जो स्पीड होती है वो ह्यूमिड एयर की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो ये रिलेशन याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई है या आप इनके एमसीक्यूज करें, वो एमसीक्यूज आपको अभी भी मुश्किल लग रहे हैं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझा सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।